बच्चों, स्वागत है आपका एडुब्रेक्स में। मैं हूं ऋतिक और आज की क्लास में बच्चों हम करने जा रहे हैं ओविडक्ट। इससे पिछली क्लासेस जो थी हमारी, उससे पिछली क्लासेस में हमने हमारा जो इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ओवरीज कवर कर ली थी। आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम ओविडक्ट और यूट्रस पे फोकस करेंगे, उन दोनों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ओविडक्ट से। तो ओविडक्ट होती क्या है? ओविडक्ट को बच्चों हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट्स आर आल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब्स। ये वो ट्यूब हैं जो कि अटैच्ड हैं ओवरी से और यूट्रस के। यूट्रस और ओवरी के बीच में जो कनेक्शन बनाती है, जो ट्यूब ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करती है, उस ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। दोनों ही बातें एक जैसे, चाहे ओविडक्ट लिख दो चाहे फैलोपियन ट्यूब लिख दो, बोथ द थिंग्स मीन द सेम। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब के बच्चों का लोकेशन की बात करें तो ये वाली जो ट्यूब है हमारी, ये यहाँ इतनी, दिस ट्यूब इज नोन एज द फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होगा यूट्रस और यहाँ पे ये जो सर्कुलर प्रेजेंट है जिसने होल्ड कर रखा है ओवरी को, ये हमारी ओवरी है और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना रहा है ये है हमारा ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ईच फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। हमारे पास ओवरी कितनी थी? 2 ओवरी हैं और यूट्रस कितना है हमारे पास? 1 यूट्रस है। तो ये 2 ओवरी हैं हमारे पास, 1 यूट्रस है। ठीक है, अब कनेक्ट कौन करेगा? फैलोपियन ट्यूब इसको इस तरीके से कनेक्ट करेगी ओवरीज को। क्लियर? तो क्या हुआ, हमारे पास फैलोपियन ट्यूब भी कितनी आई? 2 फैलोपियन ट्यूब्स हैं हमारे पास, क्योंकि 2 ओवरीज हैं, दोनों ओवरीज को कनेक्ट करना है यूट्रस से। ठीक है, therefore it we can say that each fallopian tube, हर एक फैलोपियन ट्यूब जो है वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी। हर एक ओवरी की पेरिफेरी, आउटर बाउंड्री, ओवरी की आउटर बाउंड्री से वो एक्सटेंड होती हुई जाती है यूट्रस तक। इट गोज एंड इट एक्सटेंड्स टिल द यूट्रस। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पार्ट्स देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के टोटल कितने पार्ट्स हैं। पार्ट्स की बात करें तो टोटल फैलोपियन ट्यूब्स के बच्चों 3 पार्ट्स है। द फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स है? पहला पार्ट है इनफंडिबुलम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम यहाँ दिखाया गया, दिस इज रिटन एज अ फर्स्ट। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा है इनफंडिबुलम का पोर्शन। लिखा हुआ है 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द इनफंडिबुलम, फिर आएगा हमारा एम्पुला एंड फिर आएगा हमारा इस्थमस। ठीक है, 3 पार्ट्स हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड द इस्थमस। इनफंडिबुलम के बारे में कहा गया है इट इज अ फनल शेप्ड पार्ट। ये फनल शेप का है। फनल देखिए हमारी इस तरह से होती है, फनल ट्रायंगुलर शेप, इस टाइप की फनल होती है हमारे पास, ट्रायंगल शेप की। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फनल। तो ये फनल शेप की है, इस तरीके से है ना, यहाँ पे नैरो है और यहाँ से ये क्या हो रही है, वाइड है, जो कि यहाँ पे हमारी ओवरी जो है ओवरी को होल्ड करती है। ठीक है, क्लियर? फिर कहा गया है फैलोपियन ट्यूब के बारे में, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस द फिम्ब्री। व्हाट इज फिम्ब्री? क्या होता है फिम्ब्री? हमारे पास क्या होगा, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये फनल शेप्ड, ये क्या है बच्चे हमारे पास? ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब पूरी की पूरी। उस पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब को हमने 3 भागों में बांट दिया है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस में। ठीक है, ये वाला रीजन आएगा हमारा इनफंडिबुलम, फिर आएगा एम्पुला, फिर आएगा हमारे पास इस्थमस का एरिया। ठीक है, इनफंडिबुलम वाले एरिया में जो उसका जो एंडिंग है, जहां इनफंडिबुलम जो है एंड हो रहा है या फिर जहां से वो स्टार्ट होता है इधर से, ठीक है, वहां पे क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसके हाथ जैसे दिख रही है कि फिंगर्स बनी हुई है। चीज डायग्राम में आप देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये वाली प्रोजेक्शंस दिख रही है आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रिए बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इनको फिम्ब्री। क्या काम होता है फिम्ब्री का? दे हेल्प्स इन द होल्डिंग ऑफ द ओवरी। किसी भी चीज को होल्ड करना हमारी फिंगर्स का हेल्प आएगा ना, ऐसे होल्ड करना। पेन को मैंने इस तरीके से होल्ड किया है विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब ओवरी को होल्ड करता है विद द हेल्प ऑफ द फिम्ब्री। क्लियर?
with the help of the fimbri. Next is इसका दूसरा पार्ट है एम्पुला और थर्ड पार्ट था isthmus. ये सेकंड रीजन है एम्पुला का हमारे पास, थर्ड रीजन ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास है isthmus का. एम्पुला क्या है, मिडिल पार्ट है लेकिन थोड़ा सा वाइडर है. याद रखना है फेलोपियन ट्यूब का सबसे ज्यादा वाइडर पार्ट हमारे पास होगा एम्पुला का. ठीक है, उसके बाद कहा गया isthmus क्या है, नैरो है, लास्ट पार्ट है एंड इट ओपन्स इनटू द यूट्रस. isthmus वो हिस्सा है फेलोपियन ट्यूब का या फिर ओविडक्ट का जो कि यूट्रस में ओपन होता है. पूछ लिया जाए विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ओपन्स इनटू द यूट्रस, आपका आंसर होना चाहिए isthmus. ठीक है, विच पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब होल्ड्स द ओवरी, आपका आंसर होना चाहिए इनफंडिबुलम. क्लियर है बात. ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड द isthmus. ठीक है, एंड द isthmus. उसके बाद कहा गया है इट इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन. अब हमारे पास फेलोपियन ट्यूब इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन देती है किसके बीच में, ओवी और यूट्रस के बीच में कनेक्शन देगी. दूसरा क्या इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होता है. द फर्टिलाइजेशन यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है बच्चों वो होगा हमारे पास फेलोपियन ट्यूब के अंदर. कहाँ होगा फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को हमने तीन भागों में बांटा था, इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus. हमारा फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुला isthmus जंक्शन में, जहां पे हमारा एम्पुला और isthmus मिलते हैं. ठीक है, वहां पे हमारा फर्टिलाइजेशन होगा एंड दैट एरिया, दैट रीजन इज नोन एज द एम्पुला isthmus जंक्शन. क्लियर. इट कंडक्ट्स द ओवम और जाइगोट टुवर्ड्स द यूट्रस बाय पेरिस्टाल्सिस. क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमारी कॉन्ट्रैक्शन वाली मूवमेंट्स को कहते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी फूड पाइप क्या करती है, उस खाने को अंदर पेट तक लेके जाती है. कैसे लेके जाएगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगी हमारी फूड पाइप, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी. तो हमारा खाना क्या होगा, नीचे की तरफ जाता जाएगा अंटिल इट रीचेस द स्टमक. ठीक है, इसी तरीके से हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है ये भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है. जब फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, जाइगोट जो है वो यूट्रस की तरफ मूव करेगा. इस आप एक बार डायग्राम में देखिए क्या दिखा रहे हैं. इस डायग्राम में हमारे पास इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा जो स्पर्म है वो एंट्री लेगा. हमारा जो स्पर्म है ये देखिए एंट्री ले रहा है, एंट्री लिया, कहाँ पे, फ्यूज हुआ. ये फ्यूजन जो है ये हमारा यहाँ पे इस एरिया में फ्यूजन हुआ. ठीक है, किस एरिया में, इस एरिया में हमारा क्या था, फ्यूजन हुआ ऑफ बोथ द गैमीट्स. उसके बाद फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बन गया. जाइगोट ने ट्रैवल किया यहाँ पे इस एरिया में, फिर जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा. दिस एरिया इज नोन एज द यूट्रस. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है. क्लियर बात. तो क्या हुआ, व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, दैट इट प्रोवाइड्स द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, इट प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर द फर्टिलाइजेशन. क्लियर. और कहाँ होगा लोकेशन पूछ जाए तो स्पेसिफिक लोकेशन है एम्पुला isthmus जंक्शन की. क्लियर है बात. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. और आगे कहा गया है फेलोपियन ट्यूब इज अटैच्ड to the abdominal wall by peritoneal fold called mesosalpinx. ठीक है, हमारी जो ओवरी थी वो अटैच थी मेसोवेरियम से. मेसोवेरियम एक टिश्यू था जहां से हमारी जो ओवरी थी वो अब्डोमेन से अटैच्ड थी. ठीक है, अब्डोमेन से अटैच्ड होगी, वो क्या था टिश्यू ओवरी के केस में, मेसोवेरियम. क्लियर बात. वहीं पे फेलोपियन ट्यूब जो है वो हमारी अटैच्ड है एब्डोमिनल वॉल से एक टिश्यू की हेल्प से. और क्या होगा वो, उसका क्या नाम है, उसका नाम है मेसोसाल्पिंक्स. ठीक है, क्लियर है बात. ओवरी अटैच थी हमारी मेसोवेरियम के थ्रू और वहीं पे हमारी फेलोपियन ट्यूब जो है वो अटैच एब्डोमिनल वॉल के साथ बाय द पेरिटोनियल फोल्ड व्हिच इज नोन एज मेसोसाल्पिंक्स. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखाया गया है, ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है. दिस इज द फेलोपियन ट्यूब, दिस इज द फिम्ब्री. यहाँ पे हमारी ओवरी आ जाएगी, ये एम्पुला का रीजन, ये isthmus का रीजन है ना. ये एब्डोमिनल वॉल, बैकग्राउंड वाली एब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड है थ्रू द मेसोसाल्पिंक्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं यूट्रस या फिर वूम के बारे में, जिसको बच्चों हम बच्चादानी भी कहते हैं हिंदी में. ठीक है, हमारा यूट्रस क्या है, ये लोकेशन है बच्चे हमारी यूट्रस की. ठीक है, ये दिखाई गई है यहाँ पे. ठीक है, ये लोकेशन है हमारी यूट्रस की. कहा गया है यूट्रस के बारे में दैट इट इज अ सिंगल लार्ज.
अकेली है यानी कि पेयर में प्रेजेंट नहीं है। इसकी ओवरी या फिर टेस्टिस हमारी क्या थे, पेयर्स में प्रेजेंट थे। ओवरी हमारी सिंगल है, ठीक है, लार्ज है, बहुत बड़ी है, मस्कुलर है और उसी के साथ साथ हाईली वस्कुलर एंड इन्वर्टेड पेयर शेप्ड है। ये तो सारी बातें आपको पॉइंटर्स में याद ही रखनी है, ठीक है, याद कर लो। सिंगल है, लार्ज है, मस्कुलर है, वस्कुलर है। मस्कुलर का मतलब उसमें मसल्स हैं, वस्कुलर का मतलब क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई है, ठीक है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छी है यूट्रस में, ठीक है। और उसके बाद शेप बताई गई है, इट इज एन इन्वर्टेड पेयर शेप। ये तो बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि जो यूट्रस है या फिर जो वूम है उसकी शेप कैसी है, व्हाट इज द शेप, इन्वर्टेड पेयर शेप है। या फिर पूछ लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इन्वर्टेड पेयर शेप किस ऑर्गन की हमारी होती है, ठीक है, किसकी होगी, हमारी यूट्रस की होगी। क्लियर है। फिर कहा गया है इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। पेल्विस एरिया में प्रेजेंट है, लोकेशन पेल्विस एरिया में इसकी लोकेशन है, क्योंकि ओवरऑल हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशंस क्या है, पेल्विक रीजन्स हैं। तभी हमारे पास जो यूट्रस है वो भी पेल्विक एरिया में प्रेजेंट है। और किसके बीच में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लैडर एंड द रेक्टम। ब्लैडर यानी कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। और रेक्टम क्या है, रेक्टम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। रेक्टम इज अ पार्ट, रेक्टम जो है, रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है बात, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा यूट्रस रहा और इस डायग्राम में भी आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है हमारे पास यूट्रस के बारे में बताया गया बच्चों, क्या क्या है हमारे पास बताया गया, इस डायग्राम में एक बार देखते हैं। हमारे पास ओवरीज दिखाई, हमारे पास क्या है, ओवरीज दिखाई गई है। क्या है ये हमारे पास ओवरीज है, ये वाली ब्लू कलर के स्ट्रक्चर की, ठीक है। दीज टू आर द ओवरीज। फिर ये क्या दिखाया गया, मेसोवेरियम दिखाया गया है। मेसोवेरियम क्या था बच्चों, मेसोवेरियम हमारे पास वो टिश्यू था जहां से ओवरी जो थी वो अब्डोमिनल वॉल से कनेक्टेड थी, ठीक है, वो मेसोवेरियम है हमारे पास। फिर दिखाया गया हमारे पास ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट ये ओवरी का एक लिगामेंट है जो जा रहा है, जो किससे कनेक्टेड है, जो यूट्रस से कनेक्टेड है। फिर बताया गया फंडस ऑफ द यूट्रस। ये अगर कंप्लीट हमारे पास यूट्रस है तो यूट्रस का जो अपर उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये वाला ऐसे अपर ऐसे उठा हुआ पार्ट, इस ऊपर उठे हुए पार्ट को बच्चों हम फंडस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे फंडस, ठीक है। क्लियर। तो ये क्या दिखाया गया, फंडस ऑफ द यूट्रस। उसके साथ साथ ही हमारे पास मेसोमेट्रियम है। और फिर ये जो बच गया सेंटर में, ये हमारी बॉडी ऑफ यूट्रस। दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस। अब क्या कहा गया, दिस इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल बाय द पेरिटोनियल फोल्ड कॉल्ड मेसोमेट्रियम, कॉल्ड द मेसोमेट्रियम। हमने क्या देखा था बच्चों, ओवरी जो है वो हमारी कनेक्टेड है अब्डोमिनल वॉल से थ्रू अ टिश्यू नोन एज मेसोवेरियम, ठीक है, मेसोवेरियम। इसको कैसे याद रखना है, ओवरी से, OVAR, ओवर, और ओवरी की स्पेलिंग क्या होती है, OVARY, ठीक है। तो मेसोवेरियम और ओवरी याद रख सकते हो, ठीक है। वहीं पे हमें दूसरा क्या है, मेसोमेट्रियम। तो मेसोमेट्रियम कहाँ क्या होगा, यूट्रस में होगा। मेसोमेट्रियम हमारे पास एक ऐसा टिश्यू है जो यूट्रस को कनेक्ट करता है उसकी एब्डोमिनल वॉल से। क्लियर, उसकी एब्डोमिनल वॉल से उसको कनेक्ट करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है द लोअर नैरो पार्ट थ्रू द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना इज सर्विक्स। जहां पे यूट्रस वजाइना में ओपन होगा उस नैरो पार्ट को हम कहते हैं सर्विक्स। यूट्रस जो होगी वो नैरो डाउन हो जाएगी। यूट्रस क्या होगी बच्चों, नैरो डाउन हो जाओगे इस तरीके से। ये दिखाएगा सर्विक्स, सर्विकल कैनाल एंड द सर्विक्स। इस एरिया को, जो कैनाल, जो ट्यूब बनती है उस ट्यूब को, उस कैनाल को, उस एरिया को हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। और वो जो एरिया है, जो टिश्यूज वहां प्रेजेंट है, उस टिश्यू को बच्चों हम कहेंगे सर्विक्स, ठीक है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारे पास यूट्राइन कैविटी है, ये यूट्राइन कैविटी, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस, साइड वाली जो है प्रेजेंट हमारे पास। और ये यहाँ पे हमारा एंड में ये हमारा वजाइना है, ठीक है। दिस इज द वजाइना, जहां पे ये ओपन अप होगी ये हमारा आता है सर्विक्स, ठीक है। डायग्राम में बेटर क्लियर हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ हमने क्या कर रखा है, यूट्रस को हमने 3 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है। द बॉडी ऑफ द यूट्रस, body of the womb, body of the uterus is divided into 3 distinguished layers. Which are these 3 layers?
पहली लेयर है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम, 3 लेयर्स में ये डिवाइडेड है। फिर सर्विक्स के बारे में आगे कहा गया है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्विकल कैनाल। यूट्रस की जो कैविटी होगी बच्चों उसको हम कहते हैं यूट्राइन कैविटी। क्या कहेंगे? यूट्राइन कैविटी। उसी तरीके से सर्विक्स की जो कैविटी है, सर्विक्स की जो कैविटी यानी जो खाली स्पेस बचेगा उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, क्लियर? द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जहां से बेबी का बर्थ होगा, जहां से बेबी का बर्थ होगा उसको कैनाल को हम कहेंगे बर्थ कैनाल। एंड बर्थ कैनाल कंस्टिट्यूट्स द सर्वाइकल कैनाल एंड द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला के हम बनाते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर है बात? ठीक है, इस डायग्राम में तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सबको, एकदम क्लियरली नजर आ रहा है। देखिए ये हमारे पास क्या था? यूट्रस है, ये यहाँ नैरो डाउन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला एरिया जो है ये एरिया है हमारा सर्विक्स का। ठीक है, नीचे जो एरिया है, ये नीचे वाला जो एरिया बच गया हमारे पास, ये एरिया ब्रॉडर है थोड़ा सा। इस ब्रॉडर एरिया को क्या कहेंगे? इस ब्रॉडर एरिया को बच्चों हम वजाइना कहेंगे। क्लियर है? सर्वाइकल कैनाल और हमारे पास वजाइना दोनों के दोनों मिलके बनाते हैं हमारे पास बर्थ कैनाल। ठीक है, फिर जो 3 लेयर्स की बात की थी मैंने कि यूट्रस 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। 3 लेयर्स में हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। उनके बारे में आगे, पेरीमेट्रियम क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, वो सबसे ज्यादा थिन। पूछ ली जाए तीनों लेयर्स में से सबसे ज्यादा पतली कौन सी है? पेरीमेट्रियम की लेयर है। पेरीफ्री पे है, पी से पेरीमेट्रियम, पी से पेरीफ्री, यानी कि ये आउटर मोस्ट है, याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम, एम से मिडल, एम से मायो, तो जो सेंटर में जो मिडल में होगी वो आगे हमारी मायोमेट्रियम। एम से मायो, एम से मिडल, एम से मसल। ठीक है, तो क्या होगी? मस्कुलर लेयर है। फिर कहा गया लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स की लेयर है। मसल्स के टाइप बच्चों हमने पढ़े थे, मसल की टाइप्स 3 टाइप की होती है मसल, है ना? स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डियक। और उसमें से एक टाइप के आते हैं हमारे पास स्मूथ। ठीक है, स्मूथ या फिर हम बोल सकते हैं अनस्टीरिएटेड वाली मसल को हम बोलेंगे स्मूथ मसल। ठीक है, तो एम से मायो, एम से मसल, एम से मिडल, याद रख सकते हो मायोमेट्रियम। थर्ड पॉइंट आया एंडोमेट्रियम, सबसे एन से एंडो, इन से इनसाइड, सबसे अंदर की साइड जो होगी वो क्या होगी? एंडोमेट्रियम होगी। एंड दिस इज अ लेयर ऑफ हाईली वेस्कुलर एंड ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होगा इसके अंदर विच इज हाईली वेस्कुलर एंड हाईली ग्लैंडुलर। इसका क्या कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो सबसे ज्यादा होगी। इट हैज अ लोड्स एंड लोड्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयर सप्लाई। ब्लड का अमाउंट है वो सबसे ज्यादा हमारे पास कहाँ होगा? एंडोमेट्रियम में होगा। मायोमेट्रियम में माई मसल्स होंगी। पेरीमेट्रियम एक आउटर थिन मेम्ब्रेन है। पेरीमेट्रियम बच्चे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मायोमेट्रियम में जो मसल्स हैं वो कब हेल्प करेंगे? जब बच्चे की डिलीवरी होगी तब जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो मदर जो कॉन्ट्रैक्शंस फील करती है पीरियड्स के टाइम पे या फिर जब बेबी की डिलीवरी होती है तब वो कॉन्ट्रैक्शंस हमें होते हैं मायोमेट्रियम की वजह से, क्योंकि वहां पे मसल्स होती हैं एंड दीज मसल्स शो द कॉन्ट्रैक्शंस एंड द रिलैक्सेशंस। ठीक है, और उसी के अलावा पीरियड्स के टाइम में जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो होता है एंडोमेट्रियम की वजह से, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और ये जो ब्लड का सप्लाई हो रही है, ये जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर बन रही है इसलिए बनती है कि बच्चा जो है हमारे पास जो जाइगोट बन के आता है और जो फीटस बन जाएगा, ठीक है, वो अटैच हो पाए, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है वो हो पाए, उसके लिए हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर तैयार होती है। ठीक है, लेकिन जब कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता और कोई भी हमारे पास इम्प्लांटेशन का प्रोसेस नहीं होता तो क्या होगी? एंडोमेट्रियम की वॉल लेयर जो है ये शेड कर जाएगी, यानी कि ये टूट जाएगी धीरे धीरे। और ये टूटेगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई थी तो धीरे धीरे ब्लड जो है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गई, या फिर हम बोलते हैं हमारे पास आम भाषा में कि पीरियड्स आ गए। ठीक है, तो किसकी वजह से आते हैं? हमारे पास एंडोमेट्रियम की लेयर की वजह से ही आते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा था एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो भी मैंने आपको बताया वही है कि एंडोमेट्रियम की लेयर है वो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वो टूटती है फिर बनती है, टूटती है फिर बनती है, जब तक क्या ना हो जाए, फर्टिलाइजेशन ना हो जाए और इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो जाए।
क्लियर। द मायोमेट्रियम एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का क्या मतलब था बच्चों? पार्चुरेशन का मतलब था डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, या फिर हम बोल सकते हैं बर्थ ऑफ द बेबी, उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम यानी कि डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शंस एक मदर फील करती है वो फील करती है ड्यू टू द लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम, ड्यू टू द लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम। ये 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर है पेरीमेट्रियम, फिर सेंटर वाली लेयर है हमारी मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो आ जाएगी हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एक्सटर्नल लास्ट है हमारे पास वेजाइना, जहां से हमारा जो मेल गेमीट है वो एंट्री करता है। ठीक है, कहाँ है लोकेशन वेजाइना की? सर्विक्स के नीचे, ये हमारा सर्विक्स हो गया, और सर्विक्स के नीचे जो ब्रॉडर लेयर है ये हमारी पास क्या है, थोड़ी सी ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द सर्विक्स, ये हो गई हमारी वेजाइना। ठीक है, क्या था ये वेजाइना? आप डायग्राम में स्पेस जो एरिया है वो कंपेयर कर सकते हो कि यूट्रस वाला एरिया ये है, ठीक है, लेकिन इतना ये क्या है, ये हमारा वेजाइना का एरिया है। क्लियर। नैरो वाला जो एरिया था वो किसका था? वो था हमारे पास सर्विक्स का, और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिला के क्या बनाती है? बर्थ कैनाल। ठीक है, कहा गया है लार्ज मीडियन फिब्रोमस्कुलर ट्यूब एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू वेस्टिब्यूल, द स्पेस बिटवीन द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा क्या है? वो हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आता है, वो अभी हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया है लाइंड बाय द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। वजाइना की जो आउटर लेयर होगी, वजाइना की जो स्किन की जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में। हमने जब टिश्यूज पढ़े थे तो हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उसमें, और कनेक्टिव टिश्यू का हमारे पास एक पार्ट है हमारे पास स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि हमारे पास स्किन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर लेयर जो हमारे पास प्रेजेंट थी एपिथेलियम की, है ना। हमने 4 टाइप के टिश्यूज पढ़े थे ना बच्चों, आउटर एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यूज थे। 4 टाइप के टिश्यू में जो पहला टिश्यू एपिथेलियम टिश्यू, उसको हमने 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया था, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ये सब में, है ना। उसमें से हमारे पास एक टाइप था स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, जो कि बनाता है हमारी वजाइना की आउटर लाइनिंग। क्लियर, जो बनाता है हमारे पास वजाइना की हमारी आउटर लाइनिंग। ठीक है, आगे कहा गया है इट इज हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर यानी कि ब्लड सप्लाई इसमें भी अच्छी खासी है, एंड इट ओपन्स इनटू अ वेस्टिब्यूल थ्रू द वजाइनल ओरिफिस। ये ओपन होता है वेस्टिब्यूल में थ्रू द वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस ये, ठीक है, वजाइनल ओरिफिस ये हमारी वजाइना है, और एकदम जो एंड वाला है जहाँ पे एकदम नैरो डाउन हो जाएगा, जहाँ पे ये हमारे इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। क्या बोलेंगे? वजाइनल orifice. The vaginal orifice is partially covered by a mucous membrane called the hymen. ठीक है, अभी हाइमेन को इतना हाईलाइटेड कर रखा है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाइमेन बहुत एक इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, हमारे पास क्या था, ये वजाइना है बच्चे, और वजाइना जहां पे एकदम नैरो डाउन जाता है, जहां पे ओपन होगा, एनवायरमेंट एक्सपोज होगा, उसको हम बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस के ऊपर एक हल्की सी क्लेयर प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, इसकी मान लीजिए वजाइनल ओरिफिस है और इसके ऊपर एक हल्की सी इस तरीके से एक लेयर है। ठीक है, उस लेयर को हमने क्या बोला? उस लेयर को हमने बोला हाइमेन। ठीक है, उस लेयर को हमने कह दिया हाइमेन, एंड हाइमेन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। ठीक है, क्योंकि जनरली पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में लड़कियां मोस्टली फीमेल्स, क्योंकि हमारी मेल पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो फीमेल्स इतना ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, इतना फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करती थी, ना इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में थी, कुछ करती थी, घर पे रहती, थोड़ा बहुत घर का काम करती थी, है ना। इतनी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो उनकी थोड़ी कम रहती थी, तो ये हाइमेन की जो लेयर है ये इंटैक्ट रहती थी, ये टूटती नहीं थी, ये ब्रेक नहीं होती थी। लेकिन जब वही उसी फीमेल का फिर जब पहला इंटरकोर्स होता था, यानी कि फर्स्ट टाइम जब वो सेक्स करती थी, उस टाइम पे हमारी जो हाइमेन की लेयर है वो ब्रेक हो जाती थी। ठीक है, हाइमेन की लेयर ब्रेक हुई, ये वेस्कुलर टिश्यू है, हमने पढ़ा है ना, इट इज हाईली वेस्कुलर, यानी कि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छी है इसमें। तो जब हाइमेन की लेयर ब्रेक करेगी तो क्या होगा? ब्लड रिलीज होगा। ठीक है, जब हाइमेन की लेयर ब्रेक होगी तो ब्लड रिलीज होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली पुराने टाइम में इंडिकेशन माना जाता था, ये एक इंडिकेशन माना जाता है कि फर्स्ट इंटरकोर्स में एक जो फीमेल है वो ब्लीड करेगी, दैट द फीमेल विल ब्लीड ड्यूरिंग हर फर्स्ट सेक्स।
ठीक है। अगर उसकी ब्लीडिंग नहीं हुई दैट मीन्स कि वो वर्जिन नहीं है, ये क्राइटेरिया मान लिया गया था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जनरली स्ट्रेस की वजह से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, या फिर फिजिकल कोई भी एक्टिविटी करने, यानी कि रनिंग करने से, साइकिल चलाने से, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से, इवन कभी कभी तो आजकल इतनी ज्यादा वीक हो जाती है बॉडी कि कभी कभी नॉर्मल वॉकिंग से भी हाइमन की लेयर जो है वो ब्रेक ऑफ हो सकती है। तो देयरफॉर हाइमन की लेयर का प्रेजेंस होना या फिर एब्सेंट होना, हाइमन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, आपके फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई, ये एक इंडिकेशन नहीं है एक लड़की की वर्जिनिटी का। ठीक है, तो ये एक मिथ है हमारी सोसाइटी में जो मानते हैं लोग कि अगर हाइमन प्रेजेंट है दैट मीन्स कि जो लड़की है वो वर्जिन है। ऐसा बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं। कभी कभी फर्स्ट इंटरकोर्स होने के बाद भी हाइमन की लेयर जो है वो ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, इट ऑल डिपेंड ऑन डिफरेंट पर्सन्स। हर एक पर्सन का, हर एक लड़की का अलग अलग बॉडी टाइप है, अलग अलग एनवायरनमेंट है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे हाइमन की लेयर जो है हमारी ब्रेक हो सकती है। कभी कभी नॉर्मल जब पीरियड्स आते हैं, नॉर्मल पीरियड्स के टाइम पे भी फ्लो इतना तेज हो जाता है, या फिर हमारी जो मायोमेट्रियम की जो लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शंस करती है, वो कॉन्ट्रैक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कभी कभी कि उस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमारी हाइमन की लेयर ब्रेक कर जाती है ना। तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से हाइमन की लेयर जो है वो ब्रेक कर सकती है। तो इसीलिए हाइमन की लेयर को, यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे, फर्स्ट टाइम सेक्स के टाइम पे अगर ब्लीडिंग हो या ना हो, ये एक लड़की की वर्जिनिटी का इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये बात एकदम गलत है। ठीक है, इट्स अ कंप्लीट मिथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कहा है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने अभी देखा था ना, लाइबिया माइनोरा, लाइबिया मेजोरा, उन सब के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, द वेस्टिब्यूल इज अ स्पेस बिटवीन द टू अपर्चर्स, दो अपर्चर्स के बीच का स्पेस को हम कहते हैं हमारा वेस्टिब्यूल। ठीक है, आगे कहा गया अपर यूरिथ्रल ओरिफिस, अपर यूरिथ्रल orifice the opening of the urethra and the lower vaginal orifice the opening of the vagina। दो टर्म्स बताई गई हैं, दो क्या बताई गई है बच्चों, दो टर्म्स बताई गई हैं आपको। अपर यूरिथ्रल ओरिफिस, अपर यूरिथ्रल ओरिफिस यानी कि जो यूरिथ्रा की जो ओपनिंग होगी, जो यूरिथ्रा की ओपनिंग होगी, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारे पास, जहां से क्या आएगा बच्चों, जहां से हम टॉयलेट करते हैं, क्या हमारा पी आता है, सुसु जहां से आता है, उस ओपनिंग को हम कहेंगे अपर यूरिथ्रल ओरिफिस। और जहां से वजाइना ओपन होती है हमारी, वजाइना की ओपनिंग को हम कहेंगे लोअर वजाइनल ओरिफिस, लोअर वजाइनल ओरिफिस। क्लियर, दो टर्म्स हैं, दो चीजें हैं जिनको हमें याद रखना है। जहां से हम पी करेंगे, ठीक है, जहां से हम टॉयलेट करते हैं, सुसु करते हैं, उस ओपनिंग को बच्चों हम कहते हैं अपर यूरिथ्रल ओरिफिस, अपर यूरिथ्रल ओरिफिस। दैट मींस इट इज द ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा फर्दर कनेक्टेड होगा हमारा यूरिनरी ब्लैडर से। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, ये हमारे पास आ गया हमारा यूरिथ्रा, और इसकी जो ओपनिंग होगी, इसकी ये जो ओपनिंग है इसकी, ठीक है, जहां से बाहर जाएगा हमारा वेस्ट मटेरियल, उसको हम बोलते हैं अपर यूरिथ्रल ओरिफिस। और ये ऊपर की साइड होगा, ये ऊपर की साइड होगा हमारे पास अपर यूरिथ्रल, अभी कहा गया इसको अपर, और नीचे की साइड हमारे पास होगा वजाइनल ओरिफिस, इसीलिए इसको कहा गया लोअर वजाइनल ओरिफिस। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिए ये क्या है, ये हमारे पास वजाइनल ओरिफिस है और एक हमारे पास यूरिथ्रल ओरिफिस। ठीक है, ये हमारे पास वजाइनल, ये नीचे की साइड है, तो ये क्या हुआ, ये लोअर हुआ क्योंकि नीचे है, और यूरिथ्रल ओरिफिस ऊपर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अपर यूरिथ्रल ओरिफिस। ये हमारे पास ये हमारा ऊपर की साइड है। ठीक है, क्योंकि ये है, ये जो दिखाया गया है बच्चों, ये है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ये वाला, और ये जो ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती हुई जाती है यूरिथ्रल ओरिफिस से। इस ट्यूब को हम कहते हैं यूरिथ्रा, इस ट्यूब को हम कहेंगे यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से जो कनेक्टेड है। क्लियर है बात। और वजाइना से जो कनेक्ट आती है ये हमारी बच्चों वजाइनल ओरिफिस। क्या हुई, ये हुई हमारी वजाइनल ओरिफिस। क्लियर। अब हमारे पास दो टिश्यू के फोल्ड्स आते हैं एक्सटर्नल, बाहर की साइड एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो बाहर की साइड हमें जो टिश्यूज देखने को मिलते हैं वो दो तरह के फोल्ड देखने को मिलेंगे, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, बड़े वाले फोल्ड को हम कहते हैं लेबिया मेजोरा, जो कि लार्जर होगा और बाहर की साइड होगा, इट विल लार्जर एंड इट विल प्रेजेंट इन द आउटर रीजन। फिर आएगा हमारे पास लेबिया माइनोरा, जो कि इनर साइड होगा और स्मॉलर होगा।
ठीक है, इट विल स्मॉलर इन साइज एंड इट विल बी इन पोर्शंस। बाहर की साइड हमारे पास प्रेजेंट होगा लेबिया मेजोरा, और फिर अंदर की साइड छोटे फ्लैशी फोल्ड्स होंगे हमारे पास लेबिया माइनोरा के। ये क्या है बच्चों, ये है हमारे पास लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा जो कि बाहर की साइड प्रेजेंट फ्लैशी फोल्ड्स हैं ये, ठीक है। फ्लैशी फोल्ड का मतलब काफी ज्यादा फैट प्रेजेंट है, फैटी टिश्यूज हैं ये, ठीक है, ज्यादा फैटी टिश्यूज लेबिया मेजोरा। और अंदर की साइड बच्चों हमारे पास होगा लेबिया माइनोरा। इसे आप मेजर यानी कि मेजर बड़ा चीज है, यानी कि बड़ी है साइज में, बाहर की साइड प्रेजेंट है। माइनोरा यानी कि माइनस यानी कि छोटी सी है, अंदर की साइड प्रेजेंट है। याद रख सकते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। इस डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, ये रहा अंदर की साइड है लेबिया माइनोरा और ये बाहर की साइड हमारे पास प्रेजेंट है लेबिया मेजोरा। द वेस्टिब्यूल इज बाउंडेड बाय द टू पेयर्स ऑफ द फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू। फ्लैशी फोल्ड्स यानी कि किससे बने हुए हैं, फ्लैशी फोल्ड्स हैं, और इनमें क्या है, फैटी टिश्यूज है। फैटी टिश्यू जो है वो इनमें हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर बात। चलिए आगे आ गया हमारा क्लिटोरिस। हम जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया था, 3 पार्ट्स थे हमारे पास, हमने देखा लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, थर्ड आ गया हमारे पास क्लिटोरिस। कहाँ प्रेजेंट होगा, ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, और यहाँ इसके कनेक्शन के इधर इधर प्रेजेंट होगा ये बच्चों, ये होगा हमारा क्लिटोरिस। इस तरह से हमारा प्रेजेंट होगा क्लिटोरिस। देखते हैं क्या कहा गया है, इट इज सेंसिटिव इरेक्टाइल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। इट इज वेरी एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्ट्रक्चर। इट लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओरिफिस। यूरिथ्रल ओरिफिस जो है उसके ऊपर है। क्या हुआ, नीचे वाले जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के जो फ्लैशी फोल्ड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे पास फ्लैशी फोल्ड्स हैं लेबिया माइनोरा के, वो ऊपर की साइड जहां मिलते हैं, जहां ये ऊपर की साइड मिलते हैं वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सर्कुलर ग्लोबुलर छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम क्लिटोरिस बोलते हैं। ठीक है, जस्ट क्लिटोरिस के नीचे हमें देखने को क्या मिलेगा, जस्ट क्लिटोरिस के नीचे हमें देखने को मिलता है यूरिथ्रल ओरिफिस, जो इनसाइड का स्ट्रक्चर है, और यहीं पे हमें देखने को मिलेगा वजाइना। क्लियर, या फिर हम बोलते हैं वजाइनल ओरिफिस। क्लियर, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा क्लिटोरिस का स्ट्रक्चर। फिर कहा गया है इट इज होमोलोगस टू द पीनिस ऑफ मेल्स एज बोथ आर सपोर्टेड बाय कॉर्पोरा कैवर्नोसा इंटरनली। ठीक है, जैसे पीनिस जो है बच्चों वो इरेक्टाइल टिश्यू है, जबकि एक सीधा होने वाला इरेक्टाइल टिश्यू है, उसी तरीके से क्लिटोरिस जो है वो फीमेल में वो भी एक सेंसिटिव और इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कनेक्टेड है, सपोर्ट किया करता है इसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा से ही सपोर्टेड, बैक एंड पे सपोर्ट दे रहे हैं इसको। ठीक है, फिर कहा गया है मोन्स प्यूबिस इज अ टिश्यू ऑफ या इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर प्रेजेंट अबव द लेबिया मेजोरा। ठीक है, मोन्स प्यूबिस की बात की है, लेबिया मेजोरा जो है ये ऊपर से फिर कनेक्ट हो जाती है, जहां पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, जहां पे हमारा मोन्स प्यूबिस प्रेजेंट होता है। मोन्स प्यूबिस हमारे पास फैटी टिश्यूज का एक कुशन होता है, फैट टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। फैट टिश्यू इतना क्यों प्रेजेंट होता है कि उसको सपोर्ट मिल पाए, कभी कहीं पे भी कोई इंजरी आए तो सपोर्ट मिल पाए हमारे बैक एंड पे, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, हमारी ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस जो है उसको सपोर्ट मिल पाए। उस पर इतना ज्यादा जो प्रेशर है, कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई तो उस पर इतना ज्यादा हार्म डायरेक्टली ना पहुंच पाए, इसीलिए हमारा जो मोन्स प्यूबिस है उसमें इतना ज्यादा फैटी टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड दिस मोन्स प्यूबिस इज कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर, वहां पे हमारे पास जो प्यूबिक हेयर की प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर, ये रहा हमारा क्लिटोरिस और यह लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा की अपर अटैचमेंट पे ये रहा, दिस इज द क्लिटोरिस। ठीक है, दिस इज द क्लिटोरिस। ओके, मूविंग अहेड, दैट इज द फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। फीमेल के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? ठीक है, कहा गया है बार्थोलिन्स और द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, स्किन्स ग्लैंड और द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स एंड द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, एंड थर्ड इज द मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे हेल्प इन द लैक्टेशन, यानी कि बेबी जो होगा, हमारा जो बेबी होगा उसकी फीडिंग में, उसके न्यूट्रिशन में जो हेल्प करते हैं वो होते हैं हमारे मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स यानी कि आम भाषा में हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर, चलिए एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा हमारे पास ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं बार्थोलिन्स।
ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड भी बोल दो, बार्थोलिन्स बोल दो, बार्थोलिन बोल दो, एक ही बात है, या फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ठीक है, दीज आर द पेयर्ड ग्लैंड्स, यानी कि दो में प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं, दे आर लोकेटेड स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसके पोस्टीरियर एंड, यानी कि थोड़ा सा पीछे की साइड, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, और दोनों, एक लेफ्ट में है और एक हमारे पास राइट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या है, फंक्शन बताया गया, इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल प्ले करते हैं ये ग्लैंड्स, दैट दे सीक्रेट म्यूकस टू लुब्रिकेट द वजाइना। ठीक है, जब हमारे पास इंसेमिनेशन का प्रोसेस होगा, जब हमारे पास इंटरकोर्स का प्रोसेस होगा, जब लुब्रिकेशन की हेल्प कौन करेगा, वजाइना को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं हमारे पास ये ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, या फिर हम बोल सकते हैं बार्थोलिन। ठीक है, पूछ लिया जाए बार्थोलिन है, बार्थोलिन की लोकेशन क्या है, बार्थोलिन की लोकेशन है हमारे पास जो वेजाइनल ऑरिफिस है उसके पोस्टीरियर साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में ये प्रेजेंट होंगे। फंक्शन इनका ये है कि एक म्यूकस की लेयर को ये सिक्रीट करते हैं जो कि हेल्प करती है लुब्रिकेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोइटिस या फिर इंटरकोर्स। ठीक है, दे आर द होमोलॉगस टू बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों हमने देखा था कि 3 ग्लैंड्स है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल था, प्रोस्टेट ग्लैंड था, और था हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का मेल सिस्टम में काम था लुब्रिकेशन का। उसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास बार्थोलिन्स का या फिर ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का रोल है, फंक्शन है इन द लुब्रिकेशन ऑफ द वजाइना, इन द लुब्रिकेशन ऑफ द वजाइना। अगला ग्लैंड आ गया हमारे पास लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड को हम बच्चों स्किनी ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम, स्किनी ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, स्किनी ग्लैंड, क्लियर। अब इनके बारे में देखते हैं क्या कहा गया है। दे आर लोकेटेड ऑन द इंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरिथ्रा। इंटीरियर साइड में प्रेजेंट है, इंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना में प्रेजेंट है, अराउंड द लोअर एंड ऑफ द यूरिथ्रा। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था, यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक यूरिथ्रा गई, और यहाँ पे हमारे पास यूरिथ्रल क्या है, ऑरिफिस, यानी कि यूरिथ्रल की ओपनिंग है। तो जो यूरिथ्रा हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जो यूरिथ्रा प्रेजेंट है हमारे पास, उसके लोअर एंड की साइड, यहाँ उसके लोअर एंड की साइड हमारे पास एक ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। क्या काम है इनका, इनका काम है दे सीक्रेट अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड व्हेन स्टिमुलेटेड। अगर हम इनको स्टिमुलेट कर दें तो ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड जो है वो रिलीज करेंगे। दे आर होमोलोगस टू द प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ द मेल। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कुछ एंजाइम, कुछ सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, उसी के हिसाब का, उसी के होमोलोगस हमारे पास क्या है, स्किनी ग्लैंड्स हैं, which are also known as the lesser vestibular glands, which are also known as the lesser vestibular glands। अब आ गया है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, which is known as the mammary gland। ठीक है, मेमरी ग्लैंड अगेन हमारे पास पेयर्स में प्रेजेंट हैं, 2 प्रेजेंट होंगे। ठीक है, पेयर में इट इज प्रेजेंट इन पेयर, जिनको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखेंगे और फिर हम इनका फंक्शन जो है उस पे आएंगे। ठीक है, इसका डायग्राम में क्या बताएगा, सबसे पहले एक फैटी लेयर की टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, फैट हमारे पास प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेमरी लोब्यूल है। ये जो लोब्यूल्स दिख रहे हैं आपको सर्कुलर, ये क्या दिखाया गया है, मेमरी लोब्यूल है। सारे के सारे लोब्यूल्स फर्दर एक ट्यूब से कनेक्टेड है, एक ट्यूब बनाते हैं, उस ट्यूब को हम कहते हैं मेमरी ट्यूब्यूल। बहुत सारे ट्यूब्यूल्स, एटलीस्ट 2 ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, 2 ट्यूब्यूल मिलके हमारी बनाती हैं मेमरी डक्ट, और बहुत सारे 2-3 डक्ट मिलके बनाती हैं मेमरी एम्पुला। और मेमरी एम्पुला बहुत वाइड होता है। ठीक है, मेमरी एम्पुला बहुत वाइड हो, एम्पुला से समझो जहां पे एम्पुला आ गया वो वाइड एरिया है। हमने देखा था ओविडक्ट, यानी कि फेलोपियन ट्यूब जो थी वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो एम्पुला वाला रीजन जो था बच्चों वो वाइड था, है ना। सिमिलरली यहाँ पे मेमरी एम्पुला जो है वो भी वाइड होगी। तो ये मेमरी एम्पुला वाला एरिया जो है वो वाइडर है, और फिर आगे जाके वो नैरो डाउन हो जाएगा। उस नैरो डाउन वाले एरिया को हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, और लेक्टिफेरस डक्ट फर्दर ओपन अप हो जाएगी हमारे पास निपल में, जहां से जो बेबी है वो मिल्क को सक आउट करता है। ठीक है, इट इज सोलली फॉर द पर्पस ऑफ द लैक्टेशन एंड इट प्रोवाइड्स अ हाईली न्यूट्रिशियस मिल्क टू द बेबी। ठीक है, अब कहा गया है फंक्शनल मेमरी ग्लैंड्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स।
जितने भी फीमेल मैमल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उन सब में होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि सारे के सारे मैमल्स में ये प्रेजेंट होगा, फीमेल मैमल्स में। दीज आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर में प्रेजेंट है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। बहुत सारा इनमें फैट भी प्रेजेंट होगा और बहुत ज्यादा इनमें क्या होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू की जो है वो प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है। क्लियर, वो हमें देखने को मिलती है। अब उसके बाद कहा गया है ईच ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 30 मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हमारे पास क्या थी, हमारे पास हर एक जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट को हमने 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड कर दिया है। मेमोरी लोब्स कौन से, ये वाले, ठीक है, ये अंदर सर्कल वाले जो है एंड वाले, ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइडेड है, 15 से 20 है इस तरीके से, ठीक है, ये सर्कुलर वाले, इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं मेमोरी लोब्स। हमारे मेमोरी लोब्स जो है वो अंदर जाके ओपन हो जाते हैं, उनको उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एल्वोलाई। ईच मेमोरी लोब कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वोलाई। एल्वोलाई हमने बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखा था, हमारे लंग्स के अंदर भी एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हमारी हेल्प करती हैं। तो एल्वोलाई हमारे पास यहाँ पे वो सेल्स हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है जो जिनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और ये हेल्प करती है मिल्क प्रोडक्शन में। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों, काम होगा मिल्क प्रोडक्शन का, और ये हेल्प करेंगे हमारी एल्वोलाई। ठीक है, हेल्प करेंगे एल्वोलाई। अब क्या हुआ, एल्वोलाई में बहुत सारा मिल्क प्रोड्यूस हो गया, मिल्क प्रोड्यूस हुआ हमारे पास, मिल्क प्रोड्यूस हो गया कहाँ पे, हमारे पास मेमोरी लोब्स में। अब मेमोरी लोब से मिल्क अब कहाँ जाना है, बेबी तक भी पहुंचाएंगे हम। कैसे पहुंचाएंगे, मेमोरी लोब से जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो ट्यूब में जाएगा, उन ट्यूब को हम कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। अब 2-3 मेमोरी ट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाएंगे, बनाएंगे हमारी मेमोरी डक्ट, और 2-3 मेमोरी डक्ट मिलकर बनाती है हमारी मेमोरी एम्पुला, जो कि एक वाइडर एरिया होता है कि उसमें बहुत सारा मिल्क जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। और मेमोरी एम्पुला से धीरे 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 नैरो होता जाएगा, क्योंकि बेबी तक तो स्लो 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 पहुंचाना है ना, तो उस नैरो वाली डक्ट को हम बोल देंगे लैक्टिफेरस डक्ट, जहां से हमारा जो बेबी है वो हमारे मिल्क को सक आउट करता है। ठीक है, वहां से क्या करेगा, बेबी मिल्क ले लेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहा गया सेल्स ऑफ एल्वोलाई सीक्रेट मिल्क। एल्वोलाई जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क को सीक्रेट करता है, विच इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन्स ऑफ द एल्वोलाई। वो पहले तो स्टोर रहेगा एल्वोलाई के ल्यूमेन, एल्वोलाई के ल्यूमेन यानी कि खाली जो स्पेस है, जो सेल का स्पेस है, वहां पे ये क्या है, स्टोर करके रखेगा मिल्क को। द एल्वोलाई ओपन इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वोलाई जो है वो ओपन होगी मेमोरी ट्यूब्यूल में। ये यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या था, एल्वोलाई है यानी कि मेमोरी ट्यूब्यूल है, मेमोरी लोब्यूल्स है, मेमोरी लोब्स है, और ये ओपन अप होंगे मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। ये रहा मेमोरी ट्यूब्यूल, ये वाली जो है पाइप, 2 पाइप, ये हर एक, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये जो है ये एल्वोलाई हो गई, कनेक्टेड है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एल्वोलाई है, मेमोरी लोब है, और यहाँ से किस में ओपन अप हो रही हैं, ये हमारी ओपन अप हो रही हैं मेमोरी ट्यूब्यूल में। These will open up into the memory tubule. Clear? Memory tubule से फिर क्या होगा, memory tubules of each lobe join to form a memory duct. 2-3 ट्यूब जो हैं इस तरीके से ये ज्वाइन कर लेंगी और क्या बनाएंगी, हमारे पास बन जाएगा एक सिंगल ट्यूब बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, ये यहाँ बन गई, इसको हम कहेंगे मेमोरी डक्ट। इधर बनती ये इसकी और इसका सीक्रेशन ये। क्लियर, किस तरीके से बने बच्चों, हमारे पास ये एल्वोलाई थी, इसकी डक्ट थी, ये हमारे पास दूसरी एल्वोलाई थी, इसकी डक्ट थी, इन्होंने मिला के एक सिंगल एक बना ली। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने कह दिया मेमोरी डक्ट। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी लोब्यूल थे, यहाँ पे हमारे पास मेमोरी ट्यूब्यूल था, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी मेमोरी डक्ट। ठीक है, दिस इज द मेमोरी डक्ट। उसके बाद कहा गया सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब ये बहुत सारी ऐसी डक्ट्स आएंगी, बहुत सारे ऐसे डक्ट्स मिला के क्या बना लेंगे, वाइडर एरिया बना लेंगे, एक वाइडर ट्यूब बना लेंगे, जिसको हम कहते हैं, हम कहेंगे मेमोरी एम्पुला। ठीक है, क्या कहेंगे हम, मेमोरी एम्पुला। हमारे पास एटलीस्ट 2, हमारे पास अप्रोक्स 5 से 10 तक
मेमोरी एम्पुला हमारे पास हो सकते हैं, और मेमोरी एम्पुला बहुत ज्यादा वाइडर होंगे, स्टोर करेंगे मिल्क को, और फिर वो वाइडर वाले नैरो डाउन हो जाएंगे, किसमें हमारे पास हो जाएंगे लेक्टिफेरस डक्ट में। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे और लेबलिंग को ध्यान से देखोगे, आपको ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है मेमोरी ग्लैंड्स का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिर क्या था बच्चों, जो मेमोरी एम्पुला है इट इज कनेक्टेड इनटू द लेक्टिफेरस डक्ट इनटू द निपल थ्रू व्हिच द मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी। यहां से फिर ये कनेक्टेड होंगे जहां से बेबी जो है वो मिल्क को हमारा सक आउट कर लेगा। क्लियर बात? ठीक है, ये बात देखिए क्या था, फैट हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है, फैटी टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मेमोरी लोब्यूल प्रेजेंट है, एंड में क्या होगा, एल्विलाई प्रेजेंट है। मेमोरी लोब्यूल से क्या होगा, मिल्क का सिक्रेशन होगा। बहुत सारे मेमोरी लोब्यूल से जो मिल्क है वो कहाँ से सिक्रेट होगा, ट्यूब्स में बाहर जाएगा, वो ट्यूब्स को हम कहेंगे मेमोरी ट्यूब्यूल। 2-3 मेमोरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करके क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट बनाएंगी। 2-3 मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके बनाएंगी मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला क्या होगा, वाइड होगा। मेमोरी एम्पुला वाइड होगा, आगे जाके नैरो डाउन हो जाएगा। उस नैरो डाउन वाली ट्यूब को हम कहेंगे लेक्टिफेरस, उस ट्यूब को हम कहेंगे लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, निपल बाहर वाला एरिया प्रेजेंट होगा जहां से हमारा जो बेबी है वो मिल्क को सक आउट कर लेता है। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं कि फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बताया गया। मेमोरी लोब्स होंगे, मेमोरी लोब कनेक्ट होंगे मेमोरी ट्यूब्यूल से, मेमोरी ट्यूब्यूल जाएंगे मेमोरी डक्ट तक, मेमोरी डक्ट जाएगी मेमोरी एम्पुला तक, और मेमोरी एम्पुला फर्दर नैरो डाउन हो जाएगा लेक्टिफेरस डक्ट में। ये सारा का सारा जो प्लान है, फ्लो चार्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमारे पास क्या था बच्चों, मेमोरी ट्यूब्यूल। हमारे पास तो ओवरऑल मेमोरी ग्लैंड है, उस बड़े से मेमोरी ग्लैंड को हमने 15 से 20 हमने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिन हिस्सों को हमने कहा मेमोरी लोब्स। ठीक है, या फिर मेमोरी लोब्यूल्स। मेमोरी लोब्यूल्स में एल्विलाई प्रेजेंट होगी जो कि मिल्क को सिक्रेट करेगी। मिल्क सिक्रेट होने के बाद कहाँ जाएगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा। 2-3 मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मिला के हमारी बना लेंगी मेमोरी डक्ट। याद रखना बच्चों क्या डिफरेंस है ट्यूब्यूल और डक्ट में। ट्यूब्यूल जो है वो छोटी होगी, वो नैरो होगी, और डक्ट जो है वो जनरली वाइड होगी, बड़ी होगी थोड़ी सी। ठीक है, ट्यूब्यूल छोटी होती है, डक्ट थोड़ी बड़ी होती है। तो 2-3 मेमोरी ट्यूब्यूल मिला के क्या बनाएंगी, मेमोरी डक्ट बनाएंगी। 2-3 मेमोरी डक्ट मिल के बनाएंगी मेमोरी एम्पुला जो कि वाइडर होगा, और ये वाइडर होके फिर नैरो डाउन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट, जिसको हम क्या कहेंगे, लेक्टिफेरस डक्ट। तो यहाँ पे बच्चों इसी के साथ हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खत्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है मैंने आपको। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमसे जुड़िए, हमसे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।